नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश। आज हम अर्जुन नाम के एक आर्मी सोल्जर की कहानी सुनने वाले हैं, जो कि छुट्टी लेकर अपने घर की ओर बढ़ रहा था। बीच रास्ते में उसे एक जंगल लगता है और उस जंगल में उसे एक लड़की के भेष में उसे छलावा मिलता है, जो उसके साथ कुछ इस तरह से छल करने लगता है कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये छलावा क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहानी के अंत तक आपको छलावा क्या होता है, उसकी विशेषताएं, उसकी कमज़ोरियाँ, उसकी ताकतें और उससे बचने के कई सारे उपाय पता चल जाएंगे। इसीलिए कहानी को अंत तक सुनते रहे। अब इसके आगे की कहानी मैं अर्जुन यानी कि उस आर्मी सोल्जर की ज़ुबानी सुनाऊंगा। मैं अर्जुन सिंह, मैं भारतीय आर्मी में सोल्जर की ड्यूटी करता हूँ। दोस्तों, मैं जब घर की ओर लौटता हूँ तो मेरी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। देश की रक्षा में बिताए गए कठिन दिन और सर्द रातों के बाद मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताने का इंतज़ार रहता है। मैं भी ऐसा ही एक सिपाही हूँ जिसने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए कई खतरों का सामना किया था, लेकिन इस बार जो खौफनाक घटना मेरी ज़िंदगी में घटने वाली थी वो मेरी सोच से भी परे थी। मैं छुट्टी लेकर अपने गांव लौट रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ मैं अपने गांव की कल्पना कर रहा था। वहाँ के खेत, गांव की पगडंडियाँ और बचपन के वे दिन जो अब धुंधली यादों में तब्दील हो चुके थे। ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई थी और मेरा स्टेशन आने वाला था। खिड़की से बाहर झांकते हुए मैंने देखा कि स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जब ट्रेन रुकी तो एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे समय ठहर गया हो। मैं अपनी सीट से उठा और बैग कंधे पर डालकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैंने ट्रेन से कदम बाहर रखा, मेरे कानों में ट्रेन के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लेकिन जैसी ट्रेन चली, स्टेशन की वीरानी और भी गहरी हो गई। सामने फैला हुआ स्टेशन बिल्कुल निर्जन था। पुरानी ईंटों से बने प्लेटफॉर्म पर धूल की मिट्टी की परत जमी हुई थी। एक तरफ टूटी फूटी बेंच पड़ी थी जो शायद वर्षों से किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। स्टेशन पर सिर्फ एक कमज़ोर झुलती हुई स्ट्रीट लाइट जल रही थी जो बार बार टिमटिमा रही थी। उसकी रोशनी ठंडे पीले रंग की थी। जब भी वह लाइट टिमटिमाती, उसके नीचे अजीबोगरीब परछाइयाँ बनती और गायब हो जाती। ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन के हर कोने में कुछ छिपा हुआ हो जो अंधेरे से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा हो। स्टेशन पर कोई आवाज़ नहीं थी, न कोई ट्रेन का शोर, ना ही यात्रियों की चहल पहल। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा ही रह गया है। दूर कहीं से हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी और बीच बीच स्टेशन के पीछे मौजूद घने पेड़ों के बीच से एक डरावनी फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा हो। मैंने अपने कदम तेज किए, लेकिन हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। स्टेशन पर चारों ओर घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ था और उस सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज़ें बेहद गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी की आंखें मुझे हर तरफ से घूर रही है। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ। उस वीरान स्टेशन पर सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कुछ और भी था जो छुपकर मेरी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। स्टेशन की दीवारों पर पुराने पोस्टर लटके हुए थे जो अब फटकर हवा में हिल रहे थे। हर बार जब हवा का झोंका आता, पोस्टर से निकलने वाली फड़फड़ाहट की आवाज़ें स्टेशन के भयानक सन्नाटे को और भी डरावना बना देती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपा हुआ जीव अचानक सामने आकर मुझे झपटने वाला हो। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई।
मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। ऐसा लगा कि स्टेशन की ज़मीन मेरे पैरों के नीचे से खिसक रही है और मेरे चारों ओर अंधकार गहरा होता जा रहा है। मैंने खुद को संभाला और स्टेशन से बाहर निकलने के लिए तेज़ कदम उठाए, लेकिन उस सन्नाटे और अजीबोगरीब माहौल ने मेरे भीतर गहरे डर का बीज बो दिया था। जैसे ही मैं स्टेशन के आखिरी छोर पर पहुंचा, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। मेरे पैर ठिठक गए। मैंने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। मैंने तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था कि जैसे मेरे कदम भारी हो गए हो। उस स्टेशन पर ऐसा कुछ था जिसे मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर तरफ थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने फैला हुआ सुनसान रास्ता दिखाई दिया। स्टेशन की तरह यह रास्ता भी वीरान था और चारों ओर केवल घना अंधकार पसरा हुआ था। हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी, जो जैसे मेरे भीतर घुसकर एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। रास्ता संकरा था। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए थे, जो अंधेरे में भूतिया आकृति जैसे लग रहे थे। हवा के साथ उन पेड़ों की शाखाएं हिलती और उनकी शाखाएं सड़कों पर लहराते हुए किसी अदृश्य शक्ति का संकेत देती। जंगल के बारे में बहुत कुछ सुना था। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल सिर्फ एक साधारण जंगल नहीं था। यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। कई लोगों ने बताया कि जो भी इस जंगल से रात में गुजरा, उसने कुछ न कुछ अनहोनी का सामना किया। कई बार लोगों ने पेड़ों के पीछे किसी का छिपकर देखना महसूस किया था, जबकि वहाँ कोई नहीं था। कुछ लोगों ने बताया था कि उन्होंने इस जंगल में रहस्यमयी आवाज़ें सुनी, मानो किसी ने उनका नाम पुकारा हो। और कुछ तो इस जंगल से लौटकर कभी वापस नहीं आए। जंगल के बारे में एक खास कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक पूरे गांव के लोग जो इस जंगल के अंदर रहते थे, एक रात अचानक गायब हो गए थे। न कोई निशान मिला, न कोई सुराग। कहते हैं कि वो गांव अब भी जंगल के भीतर मौजूद है, लेकिन जो भी वहां पहुंचने की कोशिश करता है वो वापस नहीं लौटता। उस हादसे के बाद से इस जंगल को छलावे का जंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान से ज़्यादा छलावे रहते हैं, जो इंसान की शक्ल लेकर यात्रियों को भ्रमित करते हैं। वो लोग जिन्हें रात में इस जंगल से गुजरना पड़ता है, उन्हें हिदायत दी जाती है कि किसी भी अनजान आवाज़ या व्यक्ति पर भरोसा मत करना। यह सोचते सोचते मेरे कदम थोड़े धीमे हो गए। मुझे खुद पर यकीन था। मैं एक आर्मी का सोल्जर था जो किसी भी हालात का सामना कर सकता था, लेकिन इस समय मेरे भीतर एक अजीब सा डर धीरे धीरे घर कर रहा था। रास्ता सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन हर कदम के साथ ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कहीं खो रहा हूँ। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था और हवा के झोंकों के साथ सूखे पत्तों की सरसराहट किसी के चलने जैसी आवाज़ पैदा कर रही थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब मेरे दिमाग का भ्रम है, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। रास्ते के किनारे कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ से अजीब सी महक आ रही थी, जैसे वहाँ किसी चीज़ ने बहुत समय से दम तोड़ दिया हो। मुझे अचानक एक पुरानी लकड़ी के पुल की याद आई जो इसी रास्ते में आगे था। लोगों का कहना था कि उस पुल के नीचे एक गहरा कुआं था और उस कुएं के पास आत्माएं रहती थी। कई बार लोगों ने देखा था कि उस पुल के ऊपर से गुजरते वक्त कुएं से किसी की हंसी की आवाज़ आती है, और कुछ तो कहते थे कि उन्होंने कुएं के पास सफ़ेद कपड़ों में एक औरत को खड़ा देखा था। कहते थे कि जो भी उस औरत के पास गया उसे खींचकर कुएं में गिरा लिया गया। मैं जितना सोच रहा था उतना ही मेरे दिल में डर गहराता जा रहा था। मुझे अपनी ट्रेनिंग और बहादुरी पर यकीन था, लेकिन इस माहौल ने मुझे
झकझोर दिया था। आसपास के पेड़ों की शाखाएं मानो मेरी ओर बढ़ रही थी और हर छोटी सी आवाज़ मुझे डरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजानी शक्ति ने मुझे घेर रखा हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, घने पेड़ों के बीच से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हवा के साथ उन आवाज़ों का तेज़ होना मुझे और बेचैन कर रहा था। यह जंगल सिर्फ जंगल नहीं था, यह किसी भयानक रहस्य से भरा हुआ था और मैं उसमें घुस चुका था। आगे बढ़ते ही वह पुराना लकड़ी का पुल नजर आने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने सुनी हुई कहानियों को याद किया और खुद की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। अब मैं पुल के पास पहुंचा तो एक अजीब सी ठंडक ने मुझे घेर लिया। हवा बिल्कुल थम गई थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे अपने कदमों की आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रही थी। जब मैं उस पुराने टूटे फूटे पुल को पार कर रहा था तो हवा में अजीब सी ठंडक थी, मानो किसी ने अपने बर्फीले हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए हो। जंगल के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और पेड़ों की फुसफुसाहटें अब और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मेरा ध्यान अब पूरी तरह से रास्ते पर था। मैंने अपने आप को याद दिलाया कि मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस वीराने में हर छोटे से छोटी आवाज़ मुझे चौकन्ना कर रही थी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर मैंने देखा कि सामने एक कमज़ोर कांपती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। मेरी आंखें चौंधिया गई और मेरे कदम धीमे हो गए। अचानक से जंगल में किसी के होने का आभास हुआ। मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने हथियार तो अपने पास रखा था, लेकिन उसके उपयोग की ज़रूरत अभी नहीं लगी। यह कोई खतरनाक स्थिति नहीं थी, या शायद मैंने ही खुद को यह सोचकर तसल्ली दी। कुछ ही कदम बाद सामने मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह अकेली खड़ी थी, उसका सिर झुका हुआ और उसके शरीर से घबराहट साफ झलक रही थी। उसने सफ़ेद सलवार कुर्ता पहना हुआ था जो हल्की चांदनी में चमक रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। वह लड़की करीब 20-22 साल की लग रही थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी, मानो वह घंटों से रो रही हो। भैया प्लीज़ मदद करो, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में ऐसी बेचैनी थी कि मुझे महसूस हुआ जैसे वह बहुत देर से यहाँ फंसी हो। मैंने अपने आवाज़ को स्थिर रखते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह तो बिल्कुल सुनसान है। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और असमंजस था। मैं गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे घेर लिया। डर के मारे मैं भागती रही और अब यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब कहाँ जाऊँ। उसकी बातों में सच का अंश था, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो मुझे असहज कर रहा था। वह बहुत घबराई हुई लग रही थी, लेकिन उसकी घबराहट में कुछ अजीब था, कुछ स्वाभाविक। मैंने सोचा शायद वह सदमे में हो, इसलिए उसका व्यवहार ऐसा है। तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? मैंने उससे पूछा। नहीं, बस डर के भाग आई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब लगा। वह मेरी ओर देखते हुए बोली, क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वह अकेली थी, डरी हुई थी और मैं उससे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। एक सोल्जर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसकी मदद करूं। ठीक है, मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूं, चलो साथ चलते हैं, मैंने कहा। वह मेरे साथ चलने लगी। हमने जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। शुरुआत में वह बहुत डरी हुई लग रही थी, बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी।
लेकिन कुछ देर बाद उसकी घबराहट खत्म हो गई। यह तब हुआ जब हमने कुछ दूरी तय की थी। अब वह शांत लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई थी। उसकी बदली हुई मुद्रा ने मुझे थोड़ा चौंका दिया। मैंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि एक ठंडक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो और वह उससे निपटने के लिए तैयार हो। मैं उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मेरी ओर देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। इस बदले हुए रवैये ने मेरे भीतर कुछ सवाल खड़े कर दिए। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की। तुम्हारा गांव यहाँ से कितना दूर है? बस थोड़ा सा आगे, उसने कहा। उसकी आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी। वह बिल्कुल ठंडी और सामान्य लग रही थी। हम धीरे धीरे चलते जा रहे थे और मुझे एहसास हुआ कि हम बार बार उसी रास्ते पर आ रहे हैं। मैं इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में घुसती जा रही थी कि हम उसी जगह पर लौट रहे हैं। मैंने कुछ पेड़ों को पहचान लिया था। यह वही पेड़ थे जिनके पास से हम पहले भी गुजर चुके थे। मेरे माथे पर पसीना आ गया, जबकि मौसम ठंडा था। तभी मैंने धीरे धीरे उसके चेहरे की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी शक्ल भी अजीब तरह से बदलने लगी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी, जैसे किसी शिकार को देखकर शिकारी मुस्कुराए। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह वही लड़की थी जो डर के मारे मेरे पास आई थी, या वह कुछ और था? हम बार बार उसी जगह पर आ रहे हैं, मैंने कहा, अपने शब्दों में जितना हो सके उतना सख्ती भरने की कोशिश की। उसने ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम थक गए हो? उसकी आवाज़ अब बिल्कुल बेफिक्र लग रही थी, मानो वह इस सब से परिचित हो। मुझे शक होने लगा कि यह लड़की साधारण नहीं है। मुझे कुछ महसूस होने लगा कि वह मुझे फंसा रही थी। उसका रवैया, उसकी बातें और अब उसका चेहरा, सब कुछ अजीब था। तभी मुझे एक पुरानी कहानी याद आई, छलावे की कहानी। छलावा एक ऐसी शक्ति होती है जो इंसान की शक्ल लेकर लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उन्हें भटकाकर मौत के मुंह में धकेलता है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। यह जगह मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे अब पूरी तरह से यकीन हो गया था कि मैं किसी खतरनाक चीज़ के बीच फंस चुका हूँ। मैंने अपने आप को संभाला और अपने कदम धीमे कर लिए। अब मुझे समझ में आ रहा था कि यह लड़की छलावा थी और वह मुझे किसी अनजाने खतरे की ओर ले जा रही थी। जैसे ही मैंने उस लड़की की असलियत को समझा, मेरे पूरे शरीर में ठंडक की लहर दौड़ गई। छलावा, मैंने इसके बारे में पहले सुना था, लेकिन यह केवल गांव के बुजुर्गों की कहानियां लगती थी। एक ऐसी शक्ति जो इंसानों के रूप में प्रकट होती है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाता है और उन्हें फंसाकर मौत के करीब ले जाता है। छलावा कभी भी खुद से नहीं मारता, बल्कि उसे अपने शिकार को बेवकूफ़ बनाकर उसकी कमजोरी को उजागर करना होता है। उसकी ताकत पानी के पास सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पानी उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। छलावे का असली खेल होता है लोगों को डर और भ्रम में फंसाना। वह बार बार एक ही रास्तों पर उसे घुमाता रहता है, जब तक कि वह इंसान पूरी तरह से हार न मान ले। उसे जब एहसास होता है कि अब उसका शिकार हिम्मत हार चुका है, तभी वह अपने असली रूप में आता है और इंसान को मानसिक रूप से नष्ट कर देता है। उस लड़की के चेहरे की मुस्कान अब और भी विकृत हो गई थी। उसकी आंखों में चमकते लाल रंग का अजीब सा घेरा बन गया था, मानो वह मेरी मनोदशा का मजाक उड़ा रही हो। उसके बाल अब कंधों से लटक कर हवा में उड़ने लगे थे
मानो किसी अदृश्य हवा ने उन्हें पकड़ा हो। उसकी सांसों में अब कोई थकान नहीं थी, बल्कि वह हर कदम मुझे किसी खतरे की ओर धकेल रही थी। मैंने अपने कदम और धीमे कर दिए। हर सांस अब भारी हो रही थी। मेरे कानों में हवाओं की सरसराहट तेज हो गई और जंगल की खामोशी अब और भी खतरनाक लगने लगी। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ हर पेड़, हर पत्ता, हर छाया मानो मुझे डराने के लिए जिंदा हो उठी हो। तुम सोच रहे हो ना कि हम यहाँ से बार बार गुजर रहे हैं, उस लड़की ने एकदम से कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा गूंज था। यह तुम्हारा वहम है, या शायद तुमने मेरे बारे में कुछ जान लिया है। उसके शब्दों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि वह मेरी कमजोरी को भांपने की कोशिश कर रही थी। छलावा यही करता है, तुम्हारी हिम्मत को खत्म करके तुम्हें तोड़ देता है। मैंने अपनी बंद मुट्ठी को ढीला किया और गहरी सांस ली। डर यहाँ मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती थी, और यह छलावा मुझे डर से फंसा रहा था। तुम्हारी बातों में दम नहीं है, मैंने खुद को संयत करते हुए कहा। मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तुम इंसान नहीं हो। उसने एक पल के लिए मेरी ओर देखा और फिर अचानक से हंस पड़ी। एक तीखी, डरावनी हंसी जो पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसकी हंसी सुनकर पेड़ भी कांप उठे। उसने कहा, तुम आखिरकार समझ गए। उसकी आवाज़ अब और भी डरावनी और गंभीर हो गई थी। तुम जितना सोच रहे हो मैं उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन मुझे मारने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम अपनी उम्मीद छोड़ दो, बस हार मान लो और फिर देखो मैं क्या करती हूँ। उसके शब्दों में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी, बल्कि वह मुझे सीधे अपनी ताकत दिखा रही थी। मैं समझ गया कि अब यह खेल चालबाजी का नहीं था। छलावे ने मुझे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था और अब वह मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने जल्दी से अपनी घड़ी पर नज़र डाली। आधी रात हो चुकी थी। मैंने सुना था कि रात के इस समय छलावे की ताकतें अपने चरम पर होती है और पानी के पास जाते ही उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है। मुझे जल्दी से जल्द इस जाल से निकलने का रास्ता खोजना था, वरना मैं उसकी चाल में पूरी तरह से फंस सकता था। तुम मुझे फंसा नहीं सकती, मैंने सख्त लहजे में कहा, मानो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी हंसी एक बार फिर गूंज उठी और इस बार उसके चेहरे पर पूरी तरह से बदलाव आ चुका था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी, होठों पर खून की धाराएं बह रही थी और उसका शरीर अब हवा में तैरता हुआ लग रहा था। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर उठ गए थे और उसकी शक्ल अब बिल्कुल भयानक हो गई थी। मैंने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा लोहे का ताबीज़ निकाला जो मुझे दादी ने बचपन में दिया था। यह ताबीज़ बुरी आत्माओं से बचाने के लिए था और मैंने सुना था कि छलाओं पर लोहे की चीज़ें असर करती है। अब बहुत हुआ, मैंने ताबीज़ को कसकर पकड़ते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ा। छलावे ने अब अपनी पूरी शक्ल बदल दी थी। उसका शरीर अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ताबीज़ उसके पास आया वह चिल्ला उठी। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि आसपास के पेड़ भी कांप उठे। छलावा पीछे हटने लगा। उसकी शक्ल और भी विकृत होती जा रही थी, मानो वह ताबीज़ की ऊर्जा से जल रहा हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते, उसने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब और भी डरावनी हो गई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा, और उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए ताबीज़ को उसके सामने कर दिया। वह अचानक से गायब हो गई, अंधेरे में समा गई, जैसे वो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। लेकिन उसकी चीखें अब भी हवा में गूंज रही थी और मैं समझ गया था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जंगल अब और भी शांत हो गया था, लेकिन मुझे यह शांति भी अब खतरनाक लग रही थी। मैं तेजी से चलने लगा
और आखिरकार जंगल का वह आखिरी मोड़ पार किया। जैसे ही मैंने गांव की लाइट्स देखी, मेरे कंधों से भारी बोझ उतर गया। मेरी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था कि अब मैं सुरक्षित जगह पर पहुंच रहा हूँ। मेरी सारी थकान और डर उस छलावे के सामने बेकार हो गए थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं जानता था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। गांव की छोटी गलियों से गुजरते हुए मैं घर के सामने आ गया। दरवाज़ा खुलते ही मेरी माँ ने मुझे गले लगा लिया। मेरी माँ ने जैसे ही मेरी घबराई हुई आंखें देखी, उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन मैंने अपनी थकान का बहाना बनाकर उस रात के लिए बात टाल दी। मैंने कुछ देर आराम किया, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। मेरी आंखों के सामने उस लड़की की भयानक शक्ल घूम रही थी। उसकी हंसी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। आखिरकार मैं रात के अंधेरे में उठ खड़ा हुआ और अपनी माँ के पास गया। माँ, इस जंगल के बारे में कुछ अजीब कहानियां हैं ना? मैंने गंभीरता से पूछा। माँ ने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर धीरे धीरे अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। तूने क्या देखा है अर्जुन? मैंने अपनी पूरी आपबीती सुनाई और माँ की आंखें फैल गई। उन्होंने मेरी कहानी को ध्यान से सुना और उसके बाद उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। तूने शायद उस छलावे का सामना किया है, माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। यह कहानी हमारे गांव से बहुत पुरानी है। कई साल पहले की बात है, जब इस जंगल में एक सुंदर लेकिन अभागी लड़की रहती थी। उसका नाम राधिका था। मैंने ध्यान से सुना। मेरी माँ ने जो कहानी सुनाना शुरू की, वह किसी भूतिया फिल्म जैसी ही दिलचस्प और डरावनी थी। राधिका इस गांव की सबसे सुंदर और हंसमुख लड़की थी। उसका परिवार बहुत संपन्न था, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। गांव के कुछ लड़के उस पर बुरी नज़र रखते थे, खासकर एक धनी जमींदार का बेटा जो उसकी सुंदरता से पागल हो गया था। वह हर हाल में राधिका को अपना बनाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना उठाना पड़े। एक दिन उस जमींदार के बेटे और उसके साथियों ने राधिका को जंगल में अकेले में देखा। वे उसे डराने और अपनी धौंस जमाने लगे, लेकिन राधिका ने उनकी कोई बात नहीं मानी। गुस्से में आकर उन लड़कों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे जंगल के एक तालाब के पास ले गए। राधिका ने उनसे बहुत विनती की, लेकिन वे नहीं माने। अंततः उन लोगों ने उसका बेरहमी से बलात्कार किया और फिर उसे उस तालाब में डुबो दिया। वह तालाब अब भी उस जंगल में है, जिसे लोग मौत का तालाब कहते हैं। उस दिन के बाद से उस तालाब के पास जो भी जाता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। राधिका की आत्मा अब भी वहाँ भटक रही है। उसकी आत्मा बदला चाहती है, लेकिन वह अपने प्रतिशोध के लिए किसी को सीधे नहीं मार सकती। इसलिए वह छलावा बनकर लोगों को भटकाने और फंसाने की कोशिश करती है। वह लोगों को उसी तालाब के पास लेकर जाती है जहाँ उसकी मौत हो चुकी थी। कहा जाता है कि अगर कोई उस तालाब के पास पहुँच जाता है तो उसकी आत्मा उसकी ताकत और बढ़ा देती है और वह उस इंसान की आत्मा को अपने जाल में फंसाकर उसे हमेशा के लिए खो देता है। मेरी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कई लोग उस छलावे का शिकार हो चुके हैं और जो भी उस तालाब तक पहुँचा है वह कभी वापस नहीं आया। मेरे चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं कितने करीब जा चुका था उस जाल में फंसने के लिए। अगर मैं होश नहीं रखता तो मैं भी उस तालाब के पास चला जाता और राधिका की आत्मा मेरा भी जीवन समाप्त कर देती। तो इसका कोई उपाय नहीं है? मैंने घबराते हुए अपनी माँ से पूछा। क्या कोई रास्ता है जिससे उस छलावे से बचा जा सके? माँ ने सिर हिलाया। कहते हैं कि लोहे की चीज़ें छलावे पर असर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें अपने मन की ताकत से बचना होगा। छलावा तुम्हारे डर और भ्रम का फ़ायदा उठाता है। जितना तुम डरोगे
उतना ही वह तुम्हें अपने जाल में फंसाने में सफल होगा। मैंने गहरी सांस ली। माँ की बातें मुझे बहुत कुछ समझा चुकी थी। मैं जान गया था कि इस घटना के बाद मुझे हमेशा चौकन्ना रहना होगा। मैंने माँ से वादा किया कि मैं अब उस जंगल से दूर रहूँगा और अगले कुछ दिनों तक मैं उस घटना के बारे में सोचता रहा। गांव के बुजुर्गों से भी मैंने इस बारे में सुना और यह स्पष्ट हो गया कि राधिका का छलावा उस जंगल में हमेशा के लिए फंसा हुआ है और हर साल कई बेगुनाह लोग उसके शिकार बनते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से थी आर्मी सोल्जर अर्जुन की आप बीती। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।